वीडियो में आप जानेंगे क्लास 10th इतिहास का चैप्टर 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तर। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन क है उत्तरी अमेरिका, ख है दक्षिणी अमेरिका, ग है यूरोप और घ है पश्चिमी एशिया। जल्दी से इसका आप उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग हो जाएगा कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता। अगला प्रश्न देखेंगे कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन क है हैब्सबर्ग, ख है आर्लिया वंश, ग है बुर्बो वंश और घ है जारशाही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस में शासन वंश की स्थापना जो किए थे बुर्बो वंश द्वारा किया गया था, इसलिए इनका राइट आंसर आपको ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर, रजनी का संबंध किस संगठन से था। वो आपका क है लाल सेना, ख है कार्बोनरी और ग है फिलिक हेटारिया और घ है डायट। तो आप जल्द से बताइए कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी संगठन से था, इसलिए आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। आपका है क इंग्लैंड, ख रूस, ग ऑस्ट्रिया और घ प्रूसिया। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था जो ऑस्ट्रिया था, इसलिए आपको राइट आंसर आपको हमेशा याद रखना है, ऑस्ट्रिया रखना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। अगला प्रश्न, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। आप जल्द बताइए कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन क है सेनापति, ख है फ्रांस में राजदूत, ग है प्रधानमंत्री और घ है गृह मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ग राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। अगला, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीबाल्डी जो पेशे से थे वो ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है, क्या आपका सिपाही और ख आपका किसान, ग आपका जमींदार और घ आपका नाविक थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, जो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे, इसलिए आपको राइट आंसर घ हो जाए। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जल्दी से बताइए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। क्या आपको ऑप्शन है लुई 18वां और ख है आपका नेपोलियन बोनापार्ट और ग है आपको नेपोलियन 3 और घ है आपको बिस्मार्क है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, क्योंकि जर्मन राज्य का जो निर्माण किए थे वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही किया गया। अगला प्रश्न है कि जलबेरिन एक संस्था थी। तो आप बताइए कि जलबेरिन एक संस्था थी किसकी थी। क्या है आपको क्रांतिकारियों की, ख है आपको व्यापारियों की और ग है आपको विद्वानों की और घ है आपको पादरी सामंतों की। जल्दी से आप जवाब दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ख हो जाएगा, व्यापारियों की, क्योंकि जलबेरिन एक संस्था थी जो इसमें व्यापारी रहे। अगला जो प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। बहुत ही VVI प्रश्न है, ये हर बोर्ड में आपको पूछा जाता है। आपको क है मेजनी, ख हिटलर, ग बिस्मार्क और घ विलियम। जल्दी से इसका आप उत्तर दीजिए कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किए थे वो किए थे बिस्मार्क, इसलिए आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। बहुत ही मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप रट लीजिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1864, ख है आपको 1866, ग है 1870 और घ है 1871। जल्दी से जवाब दीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल घ सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट की संधि जो 10 मई 1871 को हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का
साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन क है जर्मनी, ख है यूनान, ग है तुर्की और घ है इंग्लैंड। जल्दी से इसका आप आंसर बताइए कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ख सही हो जाएगा, क्योंकि यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का ही साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। अगला प्रश्न है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, क है तुर्की, ख यूनान, ग हंगरी और घ पोलैंड है। इससे आपको एक और ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी, ये भी आपको पूछ दे सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी को हुआ था। तो 1829 ईस्वी जो एड्रियानोपोल की जो संधि हुई थी वह तुर्की देश के साथ हुआ था, इसलिए आपको राइट आंसर जो है जो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह के आपको ऑब्जेक्टिव पाने के लिए चैप्टर बाय चैप्टर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा।